नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 समय सारणी। समय सारणी जिसका अर्थ होता है कि कार्य के अनुसार समय का विभाजन। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं कि समय सारणी के अनुसार काम करने से समय की बचत होती है और हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। समय जो है वो बहुत कीमती है और हम समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोजमर्रा के काम जो है पाठशाला जाना, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ पे इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी है। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। रेल तथा बस की समय सारणी होने से लोगों को समय पर यात्रा करने में भी बड़ी सुविधा होती है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इनकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। तो प्रस्तुत पाठ में समय सारणी के उपयोग के अतिरिक्त बच्चों को बाजार आदि में खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया गया है। यहाँ पे देखो बच्चों कि आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं वह लिखिए। क्रम है, फिर है समय, तो आप कितने बजे उठते हो उसका समय लिखना है, कितने बजे क्या काम करते हो उसका समय लिखना है। और प्रवृत्ति, तो आप समय के मुताबिक कि समय सुबह 6 बजे आप उठते हो तो उठने के बाद आप क्या करते हो, तो दांत साफ करते हो, अच्छा, नहाना धोना नित्य कर्म आदि आप करते होंगे। फिर आप चाय नाश्ता कितने बजे करते हो वो उसका समय लिखना है। फिर प्रवृत्ति की चाय नाश्ता, वैसे ही कि आप पढ़ाई करने बैठते होगे, हाँ, भोजन करने, खेलने जाते होंगे, टीवी देखते होंगे, हाँ, तो उसके हिसाब से आपको समय और प्रवृत्ति लिखनी है। आगे है कि आपके घर में कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो आपके घर में आपके दादाजी, दादी, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता जो लोग हैं वह कितने बजे कहाँ जाते हैं। अच्छा, कम दादाजी है जो स्कूल सैर करने जाते होंगे, दादी माँ है जो मंदिर जाती होगी, मम्मी जो है वो बाज़ार में कुछ ले घर में कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाती होगी, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन स्कूल या कॉलेज जाते होंगे। तो आपको उसका समय लिखना है और उसका पहले तो उसका आपको नाम, समय और वह कहाँ जाते हैं वह आपको लिखना है। आगे देखिए कि यहाँ पे समय सारणी दी गई है राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग से। तो ये राधनपुर बस डिपो का है और समय सारणी का जिसमें है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है कि वाराही रापर की ओर जाने वाली बसों का लिस्ट है और वो कितने समय पर जाएगी। फिर है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भुज मांडवी की ओर जाने वाली बस है, भुज से मांडवी की ओर जाने वाली जिसका समय है। फिर है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे समी से शंखेश्वर की ओर जाने वाली बसों के नाम है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दियोदर से भाबर की ओर जाने वाली और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे महिसाणा से अहमदाबाद तक जाने वाली बसों की समय सारणी दी गई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ बसों का रूट जो है वो काले रंग से लिखित है और कुछ बसों का लाल रंग से। तो जो काले रंग से लिखे हैं वह रूट लोकल बस है, और जो लाल रंग से लिखे हैं वह रूट एक्सप्रेस बस के हैं।
और यहाँ पे हर पूनम के लिए राधनपुर से एक्स्ट्रा बस जाएगी। तो राधनपुर, क्योंकि पूनम के दिन कई लोग माता के दर्शन करने जाते हैं, तो राधनपुर से चोटीला, राधनपुर से अंबाजी, राधनपुर से मोमाईमुरा और राधनपुर से बेचराजी। तो चोटीला, अंबाजी, मोमाईमुरा और बेचराजी, ये हर पूनम के दिन एक्स्ट्रा बसें हैं। जो राधनपुर से चोटीला है जो सुबह 6 बजे, राधनपुर से अंबाजी भी सुबह 6 बजे, राधनपुर से मोमाईमुरा वो सुबह 7 बजे और राधनपुर से बेचराजी वो 7 बजे है। तो इन निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न पहला है कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। दूसरा है कि लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो लाल रंग से लिखित रूट जो है वह एक्सप्रेस बस सूचित करता है। तीसरा है कि अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी से माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी से माता का मठ बस एक्सप्रेस है। चौथा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड से थराद बस, वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड से थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तो उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। पांचवा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ से बसें लगेगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोड़ासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। छठा है कि एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएगी। आगे है कि बसों की समय सारणी, इंटरनेट बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन और रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखेंगे तो www.gsrtc.in। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। और रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। और आगे है कि अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। तो आगे यहाँ पे स्टार प्लस चैनल जो आती है उस पर कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं उसकी सूची बताई गई है कि 12 बजे से जो गुलाल शुरू होता है, 12:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो है तो स्टार प्लस चैनल पे आने वाले प्रोग्राम हैं। यहाँ पे आगे है तो सेटमैक्स, सोनी सेटमैक्स जो चैनल आती है उस पर जो प्रोग्राम आते हैं, जो प्रसारण होता है उसकी भी जानकारी दी है। फिर है डिस्कवरी चैनल पर कितने बजे कौन से प्रोग्राम शुरू हो गए उसकी भी जानकारी दी है। फिर बिफोर यू म्यूज़िक, उस चैनल पे आने वाले प्रोग्राम कितने बजे आएंगे वो दिया गया है। फिर है टाइम्स नाउ चैनल पे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम की सूची है कार्यक्रम की। तो आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो यहाँ पे क्रम है कार्यक्रम का नाम। तो आप कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं और कार्यक्रम का समय। तो वो कार्यक्रम आप कार्यक्रम देखते हो कितने बजे शुरू होता है और वो किस चैनल पे आता है, चैनल का नाम। तो वो किस चैनल पे आता है उसका नाम आपको लिखना है। फिर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो जो आपके लिए है कि आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। दूसरा है कि आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। और तीसरा है कि आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे। तो इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे।
फिर है हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आओ यहाँ हम एक होटल का मेनू है जिसका हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे होटल का मेनू दिया गया है। तो गुजराती जो थाली है वो 65 रुपीज़ है, जो उसके कितने रुपये में आती है वो लिखा है। गुजराती थाली फिक्स है जो 45 रुपीज़, पूरी शाक जो है 35 रुपीज़ और श्रीखंड पूरी वो है 40 रुपीज़। फिर सब्जियों के लिस्ट है, उसके बाद पनीर सब्जियों के, फिर सलाद सेहत के रखवाले सलाद के, फिर रोटी के संग संग। तो रोटी के संग आप क्या खाएंगे? सब्जी के संग संग आप क्या खाएंगे? इसकी भी है कि रोटी चपाती नान या परोठा। फिर है राइस, तो आप कौन से राइस पसंद करेंगे? जीरा राइस, पुलाव, वेज बिरयानी या सादा राइस। फिर है कुछ चटपटा हो जाए तो चटपटा खाना है। फिर चटपटा खाने के बाद जो ठंडा हो जाए तो छाछ, दूध, आइसक्रीम, बादाम शेक, लस्सी, सबकी लिस्ट दी गई है। क्या है होटल में क्या मिल रहा है और उसका कितना दाम है वह है। तो उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अच्छा, तो उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो यहाँ पे है क्रम और है वस्तु का नाम। तो आपको कौन सी वस्तु पसंद है खाने में तो वो लिखना है और उनका मूल्य कितना बताया गया है वो लिख के आपको टोटल करके टोटल करना है यहाँ पे। फिर आगे है प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जानते हैं? तो हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जानती हूँ। दूसरा है कि हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? तो बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। तीसरा है कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए और कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। चौथा है कि खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला हरा रंग जो है, इस चिन्ह का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ जो है वह शाकाहारी है। और हरा चिन्ह शाकाहारी पदार्थ और लाल चिन्ह मांसाहारी पदार्थ का सूचक है। आगे है कि यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार है जो वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान है। तो उसके यहाँ पे उसका भाव पत्रक दिया गया है जो परिवार को कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी और कितनी मिलेगी और उसके कितने रुपये होंगे उनकी जानकारी दी गई है। ये केवल छात्रों के अध्ययन के लिए ही है। तो यहाँ पे है क्रम, वस्तु का नाम है कि चीनी मिलेगी, आयोडीन युक्त नमक, गेहूँ, चावल और मिट्टी का तेल। तो प्रति आदमी अनुपात, तो एक आदमी हो तो कितना मिल सकता है? तो चीनी एक आदमी हो तो 350 ग्राम, नमक 1 किलोग्राम, गेहूँ 15 किलोग्राम, चावल 6 किलोग्राम और मिट्टी का तेल 1.5 लीटर। तो इसके हिसाब से प्रतिकार अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, तो आपके घर में कितने सदस्य उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है और उसकी कीमत। तो चीनी कितने रुपए में मिलती है, नमक, गेहूँ, चावल और मिट्टी का तेल कितने रुपए में मिलता है वह है। आगे है कि उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार में के सदस्यों की संख्या
के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। तो वो आपके लिए है कि आप, उसका प्रश्न है पहला कि आपको चीनी कितने मिलेगी, तो आपके घर में जो सदस्य रहते हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। फिर दूसरा है कि आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होंगे, तो आपको घर में जितने सभ्य हो उसके हिसाब से लिखना है। फिर तीसरा है कि हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला, बौनापन आदि रोग होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आगे चौथा है कि मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं, तो हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टोव जलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं और कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। आगे है योग्यता विस्तार की उपभोक्ता अधिकार की अधिक जानकारी के लिए देखें, तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। आगे है कि आपकी पाठशाला की हस्तलिखित समय सारणी, आपके गांव या शहर के बस, रेल आदि की समय सारणी का अध्ययन करें। हाँ, यहाँ पे वाणिज्योपयोगी शब्द दिए हैं, तो है अंश। अंश का जिसे गुजराती में क्या कहते हैं, अंश तो शेर, उठाव तो उपाड़, उधार तो एનું ઉધાર જ થશે, औसत तो सरासरी, कमी बेसी तो વધઘટ, પેઢી તો પેઢી, ખરીદદાર ગ્રાહક, ખાતા એટલે ખાતું, ગિરાવટ એટલે ઘટાડો, બખાર એટલે વખાર, ઘટબડ એટલે વધઘટ, ચુંગી જકાત, જમા એટલે જમા, જોખીમ એટલે જોખમ, थोक એટલે જથ્થાબંધ, दस्तखत यानी कि सही, नकद એટલે કે રોકડા, નીખ यानी कि नेट, नीलाम એટલે કે લીલામ હરાજી, पेशकी यानी कि बानु, फुटकर यानी छूटक, बट्टा वળતર, બઢતી એટલે ઉછાળો, બહી એટલે કે ચોપડો અથવા એને વહી પણ કહેવાય, બીકવાલી એટલે કે વેચાણ વિક્રય, મંગની એટલે કે મોટી હુંડી, મહસૂલ એટલે કે નૂર મહેસૂલ, મુનાફા એટલે નફો, રૂક્કા એટલે ચેક, લાભાંશ એટલે ફાયદો, લેવાલી એટલે કે ખરીદી, સૂદ એટલે વ્યાજ, હિસાબ એટલે હિસાબ અને હિસ્સેદાર એટલે ભાગીદાર।